एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कलिंग युद्ध कब हुआ, किसके शासन के टाइम में हुआ, मतलब कौन राजा थे उस टाइम पर, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सो आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। अशोक ने भी अपने राज्याभिषेक के बाद में क्या किया था कि अपने पिता और पितामह की दिग्विजय की नीति को जारी रखा, मतलब जो विजय करने की नीति थी उनको कंटिन्यू रखा अशोक ने भी। इस समय कलिंग का जो राज्य था वो मगध साम्राज्य की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा था। इससे पहले कलिंग को महापद्मनंद ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। सबसे इस टाइम उससे पहले जो महापद्मनंद थे, जो नंद वंश के संस्थापक कहे जाते हैं महापद्मनंद, उन्होंने कलिंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह अवश्य ही मगध के अधिकार में रहा होगा, मतलब ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि चंद्रगुप्त जैसा वीर और महत्वाकांक्षी जो शासक है, जो जिसने यूनानियों को भी पराजित किया, नंदों की शक्ति का भी उन्मूलन किया और कलिंग की स्वाधीनता है उसको स्वीकार कर लेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि बिंदुसार के समय में भी मतलब कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अशोक जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए यह एक असहनीय बात थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो कलिंग है उस समय पर एक व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। तो अशोक की जो दृष्टि है उसकी स्मृत व्यापार पर थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कलिंग की जो लड़ाई है कब लड़ी गई अब हम ये देखेंगे। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया, व्यापारिक दृष्टि के उद्देश्य से, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य प्रांत था ये। तो इसलिए उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स की कलिंग पर अशोक ने कब आक्रमण किया था, डेट अगर पूछी जाती है तो वो 261 ईयर मतलब पूछा जाएगा तो 261 ईसा पूर्व 261 BC में कलिंग पर आक्रमण करते हैं अशोक मौर्य। देख लेते हैं इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है हमें। तो 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। और कलिंग युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। ये जो पॉइंट्स है ये आप सभी नोट कर लेंगे और आप सभी इनको ध्यान रखेंगे। 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1.5 लाख लोग जो है घायल हुए। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, मतलब जो ये युद्ध था इसमें इतने लोग मरे थे, इतने लोग घायल हुए थे। तो 1.5 लाख लोग जो है इस युद्ध में घायल हो चुके थे और अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में एक महान परिवर्तन ला दिया। इस युद्ध से क्या हुआ, ऐसे सम्राट जो युद्ध करते थे, जो साम्राज्य विस्तार की नीति को अपना रहे थे, तो उनके मतलब एक हृदय में, उनके दिल में एक ऐसा परिवर्तन अचानक से हो जाता है कलिंग युद्ध के बाद में कि वे कभी न युद्ध करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं, मतलब वे ठान लेते हैं कि वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इतने व्यक्ति घायल हो चुके थे, इतने व्यक्ति मारे गए थे। तो ऐसी स्थिति को देखकर अशोक का जो हृदय है वो बदल जाता है। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा दया और करुणा उनके हृदय में आ जाती है। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा ले ली। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने मतलब उनके मन में ऐसा विचार आया कि वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग उनका प्रारंभ हुआ। तो अशोक की जो धर्म विजय है उसका जो युग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कलिंग युद्ध के बाद में। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करते हैं मौर्य अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और वहाँ पर जो युद्ध में नरसंहार होता है उससे क्या होता है कि उनके हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कभी न युद्ध करने की नीति को अपना लेते हैं और धर्म विजय का युग प्रारंभ उनका हो जाता है। सिहली अनुश्रुतियां जो दीपवंश और महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में
निगोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो दी जाती है। कौन से भिक्षु ने दी थी? निगोत नाम के। आप सभी ये पॉइंट जो है याद रखेंगे। निगोत नाम के भिक्षु द्वारा उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। यहाँ से वो शिक्षा दीक्षा लेते हैं और अपना धर्म बना लेते हैं, बौद्ध धर्म को। उसके बाद ही मोगली पुत्र तिस के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो जाते हैं। जो मोगली पुत्र तिस थे उनके प्रभाव में आकर वे पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाते हैं। दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है कि उन्होंने पूर्ण रूप से, दिव्यावदान जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, वो क्या कहता है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में पूर्ण रूप से दीक्षित करने का श्रेय कौन से बौद्ध भिक्षु को जाता है? उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे उनको। सम्राट अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की उन्होंने यात्रा की थी। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में वो बोध गया गए थे। और कलिंग युद्ध के बाद में क्या होता है कि स्वतंत्र राज्य की स्वाधीनता का अंत होता है। कलिंग जो है मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया जाता है, जब वो उस पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं और बाद में युद्ध न करने की नीति को भी अपना लेते हैं। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की जो घटनाएं थी, उनसे अशोक का जो हृदय को बहुत ज़्यादा स्पर्श कर जाती है और उसके बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम होते हैं। जिससे क्या होता है कि कलिंग युद्ध पर टिप्पणी करते हुए एक छोटी सी टिप्पणी की है हेमचंद्र राय चौधरी ने, जो लिखते हैं कि मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद मौर्य की जीते तथा राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हो गया जो बिंबिसार द्वारा अंग राज्यों को जीतने के बाद से प्रारंभ हुआ था। जब बिंबिसार ने, जो हर्यक वंश के संस्थापक रहे हैं बिंबिसार, उन्होंने अंग राज्य जब जीता था, वहां से शुरू हुआ था, वो आज यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है कलिंग युद्ध के समाप्ति के बाद में। हेमचंद्र राय चौधरी जी ये कहती हैं, वे क्या कहती हैं कि इसके बाद एक नए युग का प्रारंभ होता है और यह युग था शांति, सामाजिक प्रगति, धार्मिक प्रचार का युग। यहाँ से सैन्य विजय, दिग्विजय का युग समाप्त होता है और आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का जो युग है वो प्रारंभ होता है। ये कोटेशन है राय चौधरी जी की, हेमचंद्र राय चौधरी जी की ये कोटेशन थी कलिंग युद्ध के ऊपर। उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी दी है। मैं दोबारा से स्टूडेंट इस टिप्पणी को रिपीट कर रही हूँ, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। क्या कहती हैं कि मगध और समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद मौर्य की जीते और साम्राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हो गया जो बिंबिसार द्वारा अंग राज्य को जीतने के बाद से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद एक नए युग का प्रारंभ होता है और यह युग था शांति का युग, सामाजिक प्रगति का युग और धार्मिक प्रचार का युग। यहाँ से सैन्य विजय और दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का जो युग है प्रारंभ हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये आज की जो टॉपिक था हमारा कलिंग युद्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। तो शायद आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के धम्म के बारे में बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अशोक के धम्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।